that we will discuss in this video is food for culturable fish. इस टॉपिक में हम संवर्धन योग्य मछलियों के लिए जो भोजन हम उपलब्ध कराते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियोस में फ़िश के भोजन के बारे में हम बात कर चुके हैं और जब हम पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन में जिस प्रकार की मिट्टी का हम उपयोग करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये मिट्टी ना केवल पानी को होल्ड कर पाने में सक्षम होनी चाहिए बल्कि कई सारे जो वेजिटेटिव प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनको ये ग्रो करवा पाने में सक्षम होनी चाहिए, जिस पर हमारी मछलियाँ आश्रित होती हैं अपने भोजन के लिए। संवर्धन माध्यम में मछलियों का सामान्य भोजन वैसे तो पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन्स, प्राणी प्लवक यानी कि जूप्लैंक्टन्स के अलावा सड़ी गली पत्तियाँ, रोटिफर्स व क्रस्टेशियंस होते हैं। We have already discussed that the food for fishes include the phytoplanktons and the zooplanktons. Along with them, the detritus, decaying plant matter, rotifers, as well as various aquatic animals like crustaceans, mollusks, etc. can be used by the fish as their food source. Such kind of fishes are called the omnivorous. इस प्रकार की मछलियाँ सर्वाहारी कहलाती हैं। Besides, depending upon the fish grower or fish farmer, the fishes can be vegetarian as well as carnivorous. Vegetarian fishes, they feed only on the vegetative matter present in the pond, while the carnivorous fishes, they eat various kinds of water animals. So depending upon the choice of the farmer, the fish grower, different type of fish can be grown. We have already discussed that the soil used in the pond should be such that they are rich in minerals, and they should be able to give out their minerals in an optimum manner, as well as they release their minerals slowly so that the fish can consume on those minerals. तालाब की पैंदे की मिट्टी मछलियों के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मिट्टी जिसका मिनरलाइजेशन आसानी से हो सकता है तथा लंबे समय तक यह पोषण धीमी मात्रा में निर्मुक्त करती है। The soil should release the minerals very slowly for a long amount of time so that the fish can utilize they can optimize the utilization of these minerals. मिट्टी का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए इनमें उर्वरक भी डाले जाते हैं। As already mentioned in earlier lecture that we add manure, dung, cow dung, horse dung, depending upon which area grower is living, can put the fertilizers also, urea, sodium, phosphate, other nitrogenous fertilizers can be put in the pond. कई प्रकार के यूरिया, नाइट्रोजिनस, फॉस्फेट आदि उर्वरकों को पॉन्ड में डाला जाता है पॉन्ड की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, उर्वरकता बढ़ाने के लिए, यानी उपजाऊपन बढ़ाने के लिए। दो प्रकार के फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में डंक यानी गोबर के अलावा ग्वानो एवं फार्म यार्ड मैन्योर इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ग्वानो और फार्म यार्ड मैन्योर जो है उनका इस्तेमाल करने से मछलियों में तेज़ी से वृद्धि होती है, वह उनकी जो संख्या है उनमें भी बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा
हांगकांग, चाइना आदि में नाइट सॉइल का उपयोग किया जाता है। जब हम सरसों से, सोयाबीन से, कॉटन से तेल आदि निकालते हैं तो उस तेल के निकलने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ होता है, अपशिष्ट होता है, उसको हम केक कहते हैं। तो इस तरीके से सरसों ऑयल केक, कॉटन सीड, सनफ्लावर सीड केक, इन सभी को हम उर्वरक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल केक्स के अलावा सोयाबीन व कपास के बीजों का आटा भी हम पोषण पदार्थ के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं और ये हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू के होते हैं। इसके अलावा ग्रीन खाद का भी उपयोग किया जाता है, जिनसे पॉन्ड की उर्वरकता बढ़ती है। इन सभी के अलावा तालाब के पेंदे में हरे पादप यानी ग्रीन प्लांट्स, ग्रास, लेग्यूमिनस प्लांट्स आदि ग्रो किए जाते हैं और कुछ दिनों के उपरांत इन्हें मिट्टी, गाय के गोबर आदि मिलाकर जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो और इंक्रीज़ की जाती है। इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में लाइम, नाइट्रोजनस, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स, यूरिया आदि को हम यूज़ में लेते हैं, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है और पॉन्ड्स में उगने वाले प्लांट्स ग्रो करते हैं। The plants that are growing in the pond, they thrive well, and when the plants they thrive well, all other living organisms which are dependent on the plant, the zooplanktons, the aquatic animals, they also thrive, which results in increasing the nutritive value for the fish. The protein, fat, carbohydrate, mineral content increases, and the fish not only grow in size but also increase in number.